नमस्कार, मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि मैं राजनीति पर ही बात करता हूँ। तो आज मैं थोड़ा महाराष्ट्र और पूरे देश की राजनीति के बारे में विश्लेषण करना चाहता हूँ। हमारे देश में हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक अजूबा है और दुनिया में भी ऐसा होता है। हमारे देश में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अजूबे हैं। तो वैसे राजनीति में भी अजूबे हैं। जैसे मान लो हमारे 10 साल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह, ये एक अजूबा है जो कभी भी चुनकर नहीं आ सके। लोगों के सामने जाकर, मतदाता के सामने जाकर कभी चुनकर नहीं आए, फिर भी 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे देवे गौड़ा जी है, कर्नाटक के। वो प्रधानमंत्री वगैरह कुछ होना नहीं चाहते थे, वो खुश थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उसमें ही खुश थे। और मुझे वो बात 96 की याद इसलिए है कि उस वक्त आज जैसे इतने न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं होते थे, प्राइवेट चैनल भी इतने नहीं हुआ करते थे। ऐसे वक्त दूरदर्शन पर प्रणय रॉय एक बड़ा चुनाव नतीजे होते थे, उसका विश्लेषण करते थे। आगे चलकर उन्होंने स्टार न्यूज़, NDTV वगैरह वगैरह किया। लेकिन उस वक्त प्रणय रॉय दूरदर्शन पर ही चुनाव का विश्लेषण करते थे। और जब 96 का लोकसभा चुनाव का मतगणना हुई और नतीजे सामने आए, उस वक्त कर्नाटक से ही मुख्यमंत्री देवे गौड़ा से उनकी मुलाकात हुई थी। टीवी पर इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने पूछा था, प्रणय रॉय ने देवे गौड़ा से पूछा था, क्या आप प्रधानमंत्री की रेस में हो, क्या आप प्रधानमंत्री बनोगे? तो देवे गौड़ा ने जो जवाब दिया वो यादगार है, क्योंकि वो बोले थे जो भी दिल्ली, कर्नाटक से या बेंगलुरु से जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में गया है, प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, राष्ट्रीय राजनीति में गया है, मुख्यमंत्री पद छोड़कर, उसका खुद का पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया, ये बोले। और 1 महीने के अंदर खुद देवे गौड़ा ही देश के प्रधानमंत्री बने थे। यानी उनको बनना नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको ही घोड़े पर बिठाया गया और प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये अजूबे होते कि एक के पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, एम्बिशन नहीं थी, फिर भी 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा। और दूसरा है जिसको होना ही नहीं था, आखिरी सेकंड तक होना नहीं था, तो परिस्थितियों ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। अल्पकाल के लिए, कुछ महीनों के लिए, बात अलग है, लेकिन हो गए। और तीसरा अजूबा हमारे राजनीति का ये है कि पिछले 30 साल से, 3 दशकों से महाराष्ट्र का एक अजूबा है जिसका नाम शरद पवार है। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए इंतज़ार में बैठे हुए, वेटिंग लिस्ट में है, प्रतीक्षा में है, फिर भी कहीं से भी संभावना नहीं दिखती कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कोशिशें उनकी कंटिन्यूस चालू है। तो ये शरद पवार जो हमारे हैं, उनकी पार्टी महाराष्ट्र में भी इतनी ताकतवर नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। जितनी विधानसभा में, लोकसभा में महाराष्ट्र से सीटें, उनमें से आधी क्या 1/3 सीटें भी जीतना इनकी क्षमता नहीं है। फिर भी ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते, खुद के मुंह से बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने चमचे जो उनके खास लोग हैं, स्तुति पाठक है, उनको आगे करके ये अपने मन की बात सामने लाते रहते। तो ऐसे शरद पवार ने कल परसों दिल्ली में अपने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, ताल कटोरा स्टेडियम में। अब जिस पार्टी को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी मान्यता नहीं है, ताकत नहीं है, वो दिल्ली में जाकर करता है कुछ अधिवेशन वगैरह, और उसमें खुद की पार्टी का अध्यक्ष बनकर चुनाव करता है, तो मजाक बन जाता है। एक अजूबा भी मानना पड़ेगा, क्योंकि 1 हार से, 2 हार से, 10 हार से, 100 हार से भी शरद पवार नामोहरम नहीं होते, थक नहीं जाते, अगली लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो ऐसे शरद पवार को कौन हरा सकता है, यानी हारे हुए को कौन हरा सकता है?
ऐसा सवाल है। इसलिए ये सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनको हरा सकता है तो उनका भतीजा हरा सकता है, उनके घर का ही कोई हरा सकता है कि भाई बस हो गया, बस हो गया, 50-60 साल से आप जो कुछ कर रहे हो, तो हमको भी राजनीति में आया लेकिन हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो और खुद भी कुछ आगे बढ़ने के लिए कर नहीं रहे हो, तो हट जाओ। यानी कि चैलेंज अगर पवार साहब को मिलेगा तो उनकी पार्टी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी पार्टी में कोई ताकतवर नेता पैदा ही ना हो, ये पवार साहब की हमेशा कोशिश रही है। अगर किसी भी नेता की थोड़ी ताकत दिखने लगी, उसके पर निकल आए, तो पहले उसके पर काटने का काम खुद राहुल पवार साहब करते, और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए तो एक सहकारी उनका सहयोगी उनको छोड़कर निकल गया। अब बच्चे अगर कोई है तो 2 ही बच्चे हैं, उनकी खुद की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत दादा पवार। तो सुप्रिया तो खुलेआम उनकी कुछ बगावत की बात नहीं करती, लेकिन बीच बीच में ये जो भतीजा है वो भी थक गया, क्योंकि उसकी उम्र भी 60 साल हो गई है। अभी भी आप उसको भतीजा समझकर अगर उसके साथ बर्ताव करेंगे, ट्रीटमेंट दोगे, तो भी हैरान होगा कि भैया मैं कब करूं, मेरे बलबूते पर मुझे कुछ करने दोगे या नहीं। ये तो सवाल उसके भी मन में पैदा होता है, और इसलिए बीच बीच में वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। कल परसों की बात है, जब दिल्ली में इनकी एनसीपी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भरा हुआ था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको दिखाना था कि हमारी भी ऑल इंडिया पार्टी है, हमारी भी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अधिवेशन भी महाराष्ट्र के बाहर हो सकता है, वो दिखाना था उनको। इसलिए अधिवेशन हुआ, लेकिन उस अधिवेशन में फिर से गड़बड़ हो गई। इनके ही भतीजे जो महाराष्ट्र के दीर्घकाल बहुत समय से उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उनके लिए खुलता नहीं। आजकल आप देखते होंगे कि वो सोनी टीवी नाम का चैनल है, उस पर कौन बनेगा करोड़पति का 20वां या 25वां कुछ सीजन चल रहा है। तो उसमें जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ऐसा कुछ होता है, यानी जो स्पर्धक होते प्रतियोगिता में आए हुए, उनको 3 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें सबसे फास्ट जो जवाब देगा उसका एवरेज निकालकर एक हॉट सीट पर बैठने के लिए चुना जाता है। तो जब ये तीनों के बाद एक किसी का चुनाव होता है तो वो मानो रो पड़ता है, बहुत एक्साइट होता है, कोई ज़मीन पर बैठ जाता है, कोई महिला हो तो रो पड़ती है। फिर अमिताभ बच्चन उनको टिश्यू पेपर देते, आग पोछो, पानी पी लो, उनको संभालने की कोशिश वगैरह करते हैं। तो वो जो एक्साइटमेंट है, तो बहुत सारे लोगों को जब अमिताभ बोलते कि आप रो क्यों पड़े, आप भावुक क्यों हो गए, तो वो बोलते हैं कि कहीं से भी इस स्टूडियो में पहुंचना आसान है, लेकिन उस 10 लोगों में से यहाँ का जो 10-12 मीटर का अंतर है वो काटने में उम्र निकल जाती है। ये जो सोच है, बिल्कुल अजीत दादा की हालत वैसी हो गई है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो है, वहाँ से हॉट सीट तक पहुँचने में अजीत दादा की उम्र निकल गई है। मिनिस्टर बने, एमएलए बने, एमपी बने, उप मुख्यमंत्री तक बने, और उसको भी अब 10 साल से ज़्यादा हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से हॉट सीट पर पहुंचना अजीत दादा के लिए मुश्किल हो चुका है, शायद नामुमकिन भी हो चुका है, क्योंकि मिनिस्टर बनते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते, फिर अपोजिशन में बैठते, फिर अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो उनका मजाक उड़ा रही है। और उससे वो गुस्से में हो गए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब जब चांस होता है तब तब इनको मुख्यमंत्री पद से वंचित रखने का काम खुद उनके मेंटर और चाचा शरद पवार ही करते। तो इसलिए बीच बीच में ऐसे बात हो जाती है कि खुद अजीत दादा इतने नाराज़ हो जाते कि अपनी नाराज़गी प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाते। कल परसों यही बात हो गई, मेरा ख्याल है रविवार की बात होगी पिछले, जब तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में इनके पार्टी का बड़ा अधिवेशन चल रहा था, तब जो अब इनकी पार्टी महाराष्ट्र में ही सीमित है,
तो वहाँ जो भीड़ इकट्ठा की गई थी या लाई गई थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ये महाराष्ट्र की होगी। और महाराष्ट्र में अगर अजीत दादा अपोजिशन लीडर है तो उनके ही चाहने वाले वहाँ उस भीड़ में बहुत हो गए। तो बाकी सब भाषण चल रहे थे तो बीच बीच में अजीत दादा को भाषण करने का चांस दे दो, इसलिए घोषणाएं हो रही थी। आखिर में जब उनका नंबर आने ही लगा था, यानी सुप्रिया सुले भी 15 मिनट से ज़्यादा भाषण कर रही थी, तो उनको भी डिस्टर्ब किया गया। बीच में घोषणा होती रही अजीत दादा की। और देखो अजीत दादा का गुणगौरव कर रहे थे सब लोग, फिर भी अजीत दादा को बोलने नहीं दिया जा रहा था। आखिर में जब अजीत दादा से भी पहले जयंत पाटिल को भाषण करने के लिए नाम पुकारा गया तो अजीत दादा मंच पर से उठकर निकल गए गुस्से में। अब बाद में बताएगा नहीं वो तो वॉशरूम गए थे, पेशाब वगैरह करने गए थे, ये ठीक है, लेकिन अजीत दादा गुस्से में थे, ये बात छुपी नहीं है। और अजीत दादा का एक तरीका होता है, वो अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी एक अलग ढंग से दिखाते। बार बार जब ऐसे प्रसंग आए, घटना हुई, तब अजीत दादा अचानक नॉट रीचेबल हुए थे, यानी वो कहाँ गए इसका किसी को पता नहीं। अब देखिए मंच पर जो संयोजक है वो अजीत दादा का नाम पुकार रहे हैं और मंच पर बैठे अजीत दादा कहाँ गायब हुए किसको पता नहीं, यानी संयोजक के लिए अजीत दादा नॉट रीचेबल हो गए। तो ये अजीत दादा का खुद का एक अलग तरीका है, वो जब नाराज़गी प्रकट करते हैं तो नॉट रीचेबल हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो पिछले जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, 3 साल पहले की बात है, शायद सितंबर की ही बात होगी, तो अचानक अजीत दादा ने अपने क्या बोलते अपने विधायक सदस्यता जो है विधानसभा की, उसका इस्तीफा दे दिया और वो नॉट रीचेबल हो गए। उनका फ़ोन नहीं लगता था, आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो आप पूछे। लेकिन उसमें गड़बड़ एक थी, जिस दिन अजीत दादा ने अपने विधायकता का इस्तीफा दिया था उसके 2 दिन पहले से खुद उनके चाचा शरद पवार बड़ी नौटंकी कर रहे थे। खबरें आई थी कि ईडी शरद पवार को बुलाने वाली है, तो पवार बोले कि बुलाने तक क्यों रुकूं, मैं ही खुद ईडी के ऑफिस में चला जाता हूँ। फिर इनके जो चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने बड़ा बवाल कर दिया था। आखिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पवार को जाकर रिक्वेस्ट की कि आपको अगर बुलाया नहीं है, समझ भी नहीं है, तो आप क्यों जाओगे, और आप वहाँ जाओगे तो आपके पीछे आपके कार्यकर्ता पहुँच जाएंगे और बड़ा बवाल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो प्लीज़ मत जाइए। तो पवार ने वो आइडिया कैंसिल किया। लेकिन 2 दिन पवार साहब ने न्यूज़ मीडिया की पूरी सुर्खियाँ बटोरी थी और 2 दिन इतना मानो बड़ी जीत हासिल करके पवार साहब अभी नहीं जाऊंगा, प्रोग्राम कैंसिल करके पूना निकल गए। उस वक्त पूना में बड़ी ज़ोर शोर से बारिश हो रही थी, कड़ी बाढ़ वगैरह आने की बातें थी। तो पवार साहब कार से निकल गए पूना में, और कार से वो पूना तक पहुँचे भी नहीं थे, इतने में एक खबर आ गई कि अजीत दादा ने अपने एमएलए-शिप का इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद अजीत दादा कहाँ है उसकी खबर तक किसको भी नहीं थी, गड़बड़ हो गई। यानी 2 दिन की जो पवार साहब ने नौटंकी की थी और सुर्खियाँ बटोरी थी, वो मीडिया भूल गया। हर कोई रिपोर्टर, मीडिया, पत्रकार अजीत दादा को ढूंढने लगा, उनको फ़ोन घुमाना शुरू हो गया, लेकिन अजीत दादा का फ़ोन लगता नहीं था। मतलब क्या था, और खबरें ये थी अजीत दादा इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सभापति के पास भेज दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है और अजीत दादा नॉट रीचेबल है। तो ये बार बार उसके बाद ये हुआ था कि विधानसभा चुनाव हो गया। विधानसभा चुनाव होने के बाद अचानक से जो गड़बड़ी चल रही थी, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट रहा था, तो उसमें भी महागठबंधन, महाविकास आघाड़ी बन रही थी। अचानक एक दिन सुबह लोग खबरों में देखते तो अजीत दादा और देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट हो गई, वो दोनों ने शपथ पूरी की और अगले
कम से कम एक दिन के लिए अजीत दादा फिर से नॉट रीचेबल हो गए। तो एक हम मान सकते हैं कि जब अजीत दादा नाराज होते तो उनका नाराज होने का जो तरीका है वो दुनिया को बताने का सबसे बड़ा सिग्नल क्या है, तो अजीत दादा नॉट रीचेबल हो जाते हैं। अभी अभी कुछ बातें ऐसी खबरें चल रही है कि शायद अजीत दादा फिर से नाराज है, शायद वो कुछ विधायकों का टोला लेकर एनसीपी से टूट सकते हैं। ये चर्चा बीच बीच में पिछले एक महीने से चल रही है, लेकिन अजीत दादा खुद शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट पर निंदा कर रहे हैं, उनकी टीका कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। और इसी बीच अचानक तालकटोरा स्टेडियम में जब पार्टी का अधिवेशन चल रहा था तो ये मंच से उठकर निकल गए क्योंकि उनको भाषण नहीं करने दिया, ये बात थी। लेकिन क्या वो बात वहाँ तक सीमित है? तो पवार साहब, अजीत दादा बोले थे क्या लघु शंका के लिए, टॉयलेट के लिए भी नहीं जा सकते, उसकी भी खबर बनेगी, उसको भी आप नाराज़गी बता दोगे, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन नाराज़गी छुपी नहीं है। देखो, जब कोई मंच से उठकर जाता है और आपको मालूम है कि आपका भी नाम भाषण में अभी अभी जल्दी में आ सकता है, उस वक्त आप कम से कम आसपास बैठे हुए लोगों को बता देते हो कि मैं जरा टॉयलेट जाकर आ रहा हूँ। ये भी ना बताया और अजीत दादा निकल गए। संयोजक प्रफुल्ल पटेल थे, उनको भी पता नहीं था, उन्होंने तो नाम घोषित कर दिया और बोले देखो अभी अभी यहाँ बैठे थे, कहाँ गए? तो कोई एक कार्यकर्ता महिला थी, उन्होंने बोला वो तो वॉशरूम गए। तो कहने का मतलब है कि अजीत दादा का ये तरीका है, उनकी नाराजगी वो नॉट रीचेबल होकर बताते। कभी कभी फ़ोन नॉट रीचेबल होता है, कभी कभी अजीत दादा मंच से गायब हो जाते हैं और नॉट रीचेबल होते। इसलिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टी में कोई बातें ठीक नहीं है और वो अगर ठीक करनी है तो कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बगावत भी शायद करनी पड़ेगी। तो बगावत की शुरुआत भी नॉट रीचेबल होने से शुरू हो जाती है। आपको याद है एकनाथ शिंदे हो या शिवसेना के कुछ 2 दर्जन या ज़्यादा विधायक थे, वो सूरत गए और एक एक करके नॉट रीचेबल होता गया और खबरें पहले क्या है, ये भी गया, ये भी नॉट रीचेबल है, वो भी नॉट रीचेबल है, ऐसी एक एक खबरें आती गई, एक एक विधायक का नाम लेकर ये भी नॉट रीचेबल है। तो नॉट रीचेबल का मतलब आजकल पॉलिटिकल पार्टी में बगावत का सिग्नल होता है। तो मुझे लगता है कि शायद अजीत दादा उस दिन वॉशरूम जो चले गए मंच से उठकर अचानक गए, कुछ सूचना दिए बगैर निकल गए, तो ये भी एक तरीके से सिग्नल है कि मैं कभी भी अगर मुझे असह्य हो गया तो इंटॉलरेबल हो गया तो मैं नॉट रीचेबल हो सकता हूँ, इसका उन्होंने सिग्नल दिया है। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए, पवार साहब का ये लाडला भतीजा किस दिन अचानक नॉट रीचेबल होगा, अभी तो पता नहीं। और जितनी ज़ोर शोर से अचानक अजीत दादा, फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, इनके खिलाफ बोलने लगे हैं, उन पर मानो धारदार अस्त्र चलाए जैसे बोलने लगे, वो सबसे बड़ा शंकास्पद बात है, संशयास्पद बात है। क्योंकि अजीत दादा इतनी कठोर भाषा कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे कि मैं तो शिंदे फडणवीस के खिलाफ हूँ? ये दिखाने की जो कोशिश हो रही है वो एक्शन में कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन बोलने में दिखाई देते। इसके लिए वो मुझे सच नहीं लगता। शायद अजीत दादा के मन में कुछ बगावत के बादल मंडरा रहे और कभी भी अजीत दादा नॉट रीचेबल हो सकते। देखते हैं दोस्तों अगले कुछ 1-2 महीने में क्या हो सकता है। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।